अब मराठा प्रशासन को देखेंगे, ठीक है। तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था दक्षिण राज्यों के मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, ठीक है। किनसे प्रभावित थी, इनकी व्यवस्था की बात करेंगे, इनसे प्रभावित थी। तो दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से इनकी व्यवस्था जो थी प्रभावित थी। शिवाजी के आदर्श की बात करें, हिंदू राजशाही की स्थापना करना। शिवाजी का मतलब आदर्श क्या था कि किसी भी तरह से हिंदू राजशाही की स्थापना करना, इसीलिए उन्होंने भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनेक तत्वों को अपनाया, लेकिन वह पूरी तरह से हिंदू शासन प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। लेकिन वह पूरी तरीके से हिंदू शासन प्रणाली पर आधारित था। अब देखेंगे सबसे पहले केंद्रीय शासन। तो केंद्रीय शासन किस प्रकार का था, तो मराठा, ठीक है। मराठा राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः, ठीक है, परिष्कृत एवं केंद्रीय निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है। प्रशासन में राजा की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसको किस नाम से जानते थे? प्रधान, अष्टप्रधान। यहाँ पे अष्टप्रधान मिलेगा, और आगे चल के आप जाओगे साउथ इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे विजयनगर साम्राज्य में क्या था, अष्टदिग्गज था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अष्टप्रधान है, ठीक है। शिवाजी का एक किला जो था जिससे मुगलों का अधिकार हो गया, कोंडवाना का किला, उसको शिवाजी के किस मतलब सहयोगी ने उसको छुड़वा लिया था, कोंडवाना का किला? तानाजी थे। तानाजी मालुसरे, क्या नाम था उनका, तानाजी मालुसरे नाम था उन्होंने, ठीक है। जिसके मालूस। ऊपर मूवी भी बन चुका है, ठीक है। तो उस कोंडवाना के किला को उन्होंने ही मतलब क्या किया था, छुड़वाया था, ठीक है। ये अष्टप्रधान जो था, अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या कितनी थी, कितनी थी अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या कितनी होती थी, ठीक है। तो इसमें कितने थे, 8 मंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें मंत्रियों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें 8 थे, ठीक है। ध्यान में कितने मंत्री थे, 8 थे, जिनमें सबसे जो प्रमुख जो होता था, ठीक है, सेंटर में जो था सबसे प्रमुख कौन होता था, पेशवा होता था, ठीक है। पेशवा इज जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की तरह ही वर्क करता था, राज्य का प्रशासन की देखभाल करता था, इसका मुख्य जिम्मेवारी थी। दूसरा नंबर पे आता था अमात्य, आता था, क्या आता था, अमात्य आता था। इसका काम क्या था, राज्य की आय व्यय का देखभाल करना। उसके बाद वाक्यानविश, इससे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। वाक्यानविश जो था तीसरे नंबर पे रहे, दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था, क्या नाम था इसका, वाक्यानविश। वाक्यानविश, ठीक है। उसके बाद था सुरुनवी, था ये पत्राचार देखता था। एग्जाम में प्रश्न, सुमंत, सुमंत के पास कौन सा काम था, विदेश मंत्री। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फिर कह लो फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री था। सर ए नौबत जो होते थे सेनापति होते। पंडित था तो नाम से ही पता चल रहा है कौन सा काम करेंगे, तो ये धार्मिक कार्यों को करते थे, ठीक है। अंतिम में जो थे न्यायाधीश जो थे वो न्याय के कार्य काम करते थे। सारे के सारे मतलब क्या कहलाते थे, जो आपस में जब मिलते थे, अष्ट प्रधान या फिर अष्ट दिग्गज, क्या कहलाता थे। प्रधान। तो ध्यान रखिए ये क्या थे, तो अष्ट प्रधान थे, क्या थे ये, तो अष्ट प्रधान थे, ठीक है। इनको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से कोई रिपीट कर दे रहा हूँ सबका नाम। सबसे पहले पेशवा जो था राज्य का प्रशासन की देखभाल करना था। अमात्य का काम था राज्य की आय हुए। वाक्यानविश का था दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करना। और शुरू नबी की बात करेंगे पत्राचार। सुमंत या फिर दाविर कह लीजिए विदेश मंत्री, ठीक है। सरे नौबत की बात करेंगे सेनापति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सारे नौबत की बात करें सेनापति। पंडितों की बात करेंगे धार्मिक कार्य, ठीक है। न्यायाधीश की बात करेंगे न्याय। अब चलेंगे प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। तो ये तो आपका सेंटर की बात हो गया, ठीक है, केंद्र की बात हो गया। प्रांत में चलेंगे तो प्रांतीय प्रशासक को क्या बोलते हैं, सर कारकुन के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख को, सरकार कानून। सर ए कारकुन या फिर सर कारकुन के नाम से जानते थे। अष्टप्रधान की सहायता है तो अनेक पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए थे, ठीक है। सीनियर ऑफिसर्स होते थे जो कि मिनिस्टर्स का मतलब क्या करते थे, मदद करते थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे शिवाजी के राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों की 2 श्रेणियां थी, एक का नाम था स्वराज और दूसरा का नाम था मुगलई, ठीक है। और शिवाजी स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। स्वराज भी था और मुगलई भी था। स्वराज उन प्रांतों के कहा जाता है जो शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, उनको क्या बोलते थे, स्वराज। स्वराज। उनको स्वराज बोलते थे। मुगलई प्रांत की बात करेंगे, शिवाजी द्वारा जीते गए हुए क्षेत्र जो कभी मुगलों के अधिकार में थे, मतलब ये जीता हुआ प्रदेश था जो कि कभी मुगलों के अधीन में था, इसको क्या बोलते थे, मुगलई कहते थे, ठीक है। परंतु प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार अथवा, ठीक है, मामलातदार हो के नियंत्रण में होता था। प्रत्येक प्रांत को संभालने के लिए क्या होता, सूबेदार, सूबेदारी जस्ट लाइक गवर्नर, ठीक है, जो कि मतलब क्या करता था, प्रांतों को संभालता था। अब प्रांत के बाद क्या होता, तरफ होता था या फिर परगना होता था, इसको जिला टाइप का समझ लीजिए, ठीक है। अब परगना जो होता था क्या होता था, उसमें कई गांव होते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता था, देश होता था, देश के बाद प्रांत, प्रांत के बाद परगना, परगना के बाद क्या होता था, कई परगनों में बहुत, एक परगना में क्या होता था, कई सारे मतलब क्या होता था, आपको गांव देखने को मिलता है, ठीक है। अब परगना का प्रशासक की बात करेंगे क्या होता है, देशमुख होता। महाराष्ट्र में जाएगा तो अभी भी
क्या होगा, देशमुख जैसे टाइटल आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होते थे देशमुख, क्या होते थे, तो परगना के प्रशासक को देशमुख कहते थे। प्रांत के प्रशासक क्या कहलाते थे, सूबेदार कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी, तो गांव होती थी, या फिर उसको मौजा कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहां की व्यवस्था पटेल और ग्राम पंचायतें देखती थी। सबसे नीचे क्या होगा, नीचे से ऊपर चलिए, सबसे नीचे क्या होगा, प्रांत। प्रांत मतलब गांव। ठीक है, सबसे नीचे क्या होगा, गांव। गांव का प्रधान कौन हो गया, ठीक है, पटेल। ठीक है, उसके बाद चलेंगे परगना, जो कि मतलब कई गांव से मिलकर बनता था। परगना के प्रशासक को क्या बोलते थे, देशमुख। देशमुख चलते थे। उसके ऊपर चलेंगे प्रांत। प्रांत का जो प्रशासक जो होता था, तो किसके नियंत्रण में होता था, क्या बताएंगे, ठीक है, सूबेदार। सूबेदार। ठीक सूबेदार। है, प्रांत भी थे कई तरह के, दो तरह के प्रांत थे। एक प्रांत का नाम मुगलई था दूसरा का नाम क्या था, स्वराज। स्वराज। ये मतलब जीते गए थे या फिर मतलब डायरेक्ट, मतलब इनके पहले से था इनके पास, मतलब क्या था, डायरेक्ट पहले से था। इनका बिल्कुल ठीक डायरेक्ट है, जो कंट्रोल जीते में गए, था। हाँ डायरेक्ट कंट्रोल में था। जीते गए कौन थे, जीते गए कौन थे, तो क्या बताएंगे, मुगलई था। मुगलई। हाँ मुगलाई जो था इनके द्वारा जीते गए थे। ठीक है, अब चलेंगे मराठा कालीन अधिकारी। ये अधिकारी जो थे क्या करते थे, ये मतलब मिनिस्टर जो थे, अष्टप्रधान जो थे, उनकी मतलब क्या करते थे, मदद करते थे। ठीक है, सीनियर अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी समझ लीजिए। अब देखेंगे इसमें कौन कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले मजूमदार ये आय व्यय का निरीक्षण करता था। उसके बाद देखेगा विरासदार, ये जमींदार हुआ करते थे। पाटिल कौन था, ये गांव का मुखिया या मुख्य अधिकारी थे, जो कर संबंधी न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। ठीक है, तो ये भी अभी महाराष्ट्र में जाएंगे तो पाटिल खूब मिलेगा, बहुत सारे टाइटल पाटिल का मिलेगा, कुलकर्णी के मिलेगा, ठीक है, देशमुख का मिलेगा, देश पांडे का मिलेगा। नहीं, ये सब टाइटल अभी महाराष्ट्र के लोगों का नाम सुनते हुएगा, लीडर वगैरह के भी नाम सब आपको दिखता है ना, तो कहीं ना कहीं से इनका जुड़ाव मतलब पास्ट काल से मतलब रहा है। ठीक है, बिल्कुल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, विलास राव देशमुख, रितेश देशमुख, शिवराज पाटिल, ठीक है, ये सब लीडर रहे। ठीक है, कुलकर्णी कौन काम करते थे, झालो कुलकर्णी टाइटल भी है, कौन काम करते थे, तो भूमि का लेखा जोखा करता था कुलकर्णी। चौगुलू ये क्या होता था, ये पटेल का सहायक होता था, कुलकर्णी के लेखे की देखभाल भी करता था। ठीक है, 12 बटुले। ठीक है, अब 12 बटुले हमारे क्या यहाँ था, ग्राम की कमिश्नर था औद्योगिक चौगुले। आवश्यकताओं की क्या, चौगुले टाइटल का हमारे यहाँ एक कमिश्नर था। अच्छा, चौगुले, हाँ ये भी टाइटल है। ठीक है, 12 बलूटे की बात करेंगे तो ग्राम की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम मामलतदार या फिर काम विस्तार होता था। ग्रामों में कर का निर्धारण पटेल के परामर्श से करते थे। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त ये जिले में पेशवा के प्रतिनिधि भी होते थे। इसी को ना बोला मामलतदार, ऊपर हम लोग पढ़े ना, जिला में जो होता था, ठीक है, उसको बोलते थे, जिला को क्या बोलते थे, परगना। ठीक है, परगना। नहीं सॉरी, परगना है, जिला को परगना कहते थे। ठीक है, प्रत्येक प्रांत का एक सूबेदार या फिर मामलतदार होता था। सूबेदार या फिर मामलतदार होता प्रांत में होता था, उसके बाद नीचे परगना आता था। ठीक है, तो ये मामलतदार जो था ना, ग्रामों में कर निर्धारण पटेल के परामर्श से करते थे। इसके तहत जिले के पेशवा के प्रतिनिधि भी होते थे। देशमुख की बात करेंगे तो ये मामलतदार के ऊपर के नियंत्रण रखने वाले देशमुख होते थे। उसके बाद देश पांडे, इनकी पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये सारे के सारे मतलब क्या थे, मराठा कालीन अधिकारी थे। सबका काम नहीं भी याद रखेगा, लेकिन शब्द कभी कभी पूछ देते तो किन प्रशासन से संबंधित है तो ध्यान में रखिएगा। ये सब मराठा के थे। कौन कौन थे, मजूमदार थे, मिरासदार थे, पाटिल थे, कुलकर्णी थे, चौगुले थे, बाहर बटुले थे, मामलतदार या फिर काम विस्तार, देशमुख या फिर देश पांडे। ठीक है, तो ये इनका क्या था, प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारी एवं मंत्री के बारे में हमने पढ़ा। आप देखेंगे मुख्यतः सैन्य संगठन, क्या क्या देखेंगे, सैन्य संगठन। ठीक है, आप देखें मराठा सेना का सबसे भाग की बात करें, अश्वारोही सेना थी। ठीक, कौन थी, अश्वारोह सेना। ठीक है, अश्वारोही सेना समझते हैं ना, कैवलरी शिवाजी कहते हैं की, इसको। हाँ ठीक है, कैवलरी घोड़ा वाला। शिवाजी की नियमित और व्यक्तिगत सेना की टुकड़ी पागा अथवा बारगीर के नाम से जाना, पागा के नाम से भी जानते थे या फिर बरगीर के नाम से भी जाना जाते थे। शिवाजी के नियमित और व्यक्तिगत सेना थे। ठीक है, इनको पागा अथवा बरगीर के नाम से भी जानते थे। ये हमेशा रहती थी, नियमित ही। दो तरह के सेना होते थे, एक सेना को हमेशा अस्थायी सेना रखा जाता था, एक सेना क्या होता था, जब युद्ध वगैरह वो हो गया तो उस समय सेना को मतलब आवश्यकता के अनुसार मतलब बुलाया जाता है, क्योंकि सेना को रखना एक खर्चीली प्रणाली थी। ठीक है, तो सारे सेना को हमेशा तो नहीं रखा जा सकता था, तो एक अस्थायी सेना होती थी, ज्यादा राज्यों की रक्षा के लिए होती थी। और एक सेना जो होती थी, जब युद्ध वगैरह जब कुछ हो गया तब उनको बुलाया जाता था। ठीक है,
शिवाजी ने कोंकण विजय के बाद एक शक्तिशाली नौसेना के गठन किया। इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलाबा में था। महाराष्ट्र में जगह पड़ता है कोलाबा, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट जगह है। तो शिवाजी ने जब कोंकण विजय किया, कोंकण क्षेत्र गोवा के क्षेत्र को जो जीता, तो वहां पे उसने मतलब एक अपना शक्तिशाली नौसेना बना दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जिसका मतलब मुख्यालय इन्होंने कहाँ रखा था? कोलाबा में रखा था। कहाँ पे रखा था? कोलाबा में रखा था। हाँ, नौसेना का जो अधिकारी जो बना है उसका नाम क्या था? दरिया सारंग। क्या नाम था? दरिया सारंग जो थे उनके प्रमुख नौसेना अधिकारी थे। ठीक है। दौलत खां शिवाजी की नौसेना के एक प्रमुख नौसेना नायक थे। क्या नाम था? दौलत खां। क्या नाम था? दौलत खां की बात दौलत करेंगे खान। तो शिवाजी की नौसेना का एक प्रमुख क्या था? नौसेना नायक थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे राजस्व व्यवस्था। ठीक है, शिवाजी के समय में राजस्व के प्रमुख स्रोत लगान, चुंगी एवं बिक्री तथा चौथ और सदस्यमुखी था, जहां से चौथ एवं सदस्यमुखी से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चौथ किस प्रकार का कर था? यह भी प्रश्न पूछता था। कैसा कर था चौथ? सैनिक कर। सैनिक का था। किसको देना पड़ता था? जिसे पड़ोसी राजाओं की सीमाओं, विजित क्षेत्रों तथा मराठा प्रभाव के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सैनिक सुरक्षा के बदले वसूला जाता था। और राज्यों को बोला जाता था तुम हमको चौथ मुगलई सदस्यमुखी दो, मुगलई कह नहीं तुम सकते हैं तुम्हारे इसको। राज्य पे, हाँ ठीक है, तुम्हारे राज्य पे क्या करेंगे? आक्रमण। आक्रमण कर देंगे। ठीक है, हाँ। चौथ वार्षिक आय का कितना होता था? ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा, VVI है। ठीक है, कितना होता था वार्षिक आय का? 4 भाग, चौथ एक इसीलिए तो ठीक है। है, 1/4 होता था। जबकि सदस्यमुखी जो वार्षिक आय का 1/10 हिस्सा वसूला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे सदस्यमुखी कितना वसूला जाता था? वार्षिक आय का 1/10। मतलब कह सकते हैं चौथ जो था सब 25% था, और सदस्यमुखी जो था कितना प्रतिशत था? 10% था। 10%। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। चौथ कितना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1/4 सदस्यमुखी। 1/10। चौथ चौथाई। क्या? हाँ, चौथ से भी चौथ तो पता चल चौथाई रहा है ना, से हाँ। चौथाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उससे भी पता चल रहा है। चौथाई से बना हुआ ठीक है। है, किसी गांव अथवा शहर की समस्त आबादी पर इसे प्रतीक के रूप में वसूला जाता था। मराठा राज्य में उनका सदस्यमुख या फिर अधिराज्य है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों वसूला जाता था। और क्या था? चौथ एक प्रकार का, किस प्रकार का कर था? सैनिक कर था, जो कि मतलब पड़ोसी राजाओं जिनको जीत लेते थे उनके सीमा को, या फिर विजिट कर लेते थे मराठा प्रभाव के अंतर्गत आने वाले, ठीक है, इलाकों से, ठीक है, जो सैनिक सुरक्षा के बदले इनको वसूला जाता था। कोई राज्य अगर नहीं देता तो उस राज्य पे हमला कर देते थे ये लोग। ठीक है, बाद में फिर उनको, जब वो राज्य चौथ सदस्यमुखी इसको देने के लिए इसको तैयार हो सिंपल जाता कह था तो सकते उनको हैं ना कि छोड़ भी जो देते थे। हम्म। इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे कि दो स्वराज और मुगलई था, तो मुगलई से चौथ सदस्य वसूलते थे। हाँ, जो इनके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता था, ठीक है, उनसे मतलब चौथ सदस्यमुखी वसूलते थे। या फिर कोई बाहरी क्षेत्र का जो राज्य होता था ना, उनको भी वो लोग धमकाते थे, भाई साहब चौथ सदस्यमुखी दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य पे आक्रमण करेंगे। जब ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है ना 1761, तो सबसे बड़ा यही कारण था चौथ सदस्यमुखी, जिसकी वजह से, ठीक है, समकालीन राजाओं का इनको समर्थन नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि राजाओं का इन्होंने तो बहुत सताया था मराठों ने चौथ सदस्यमुखी की वजह से, तो बहुत सारे राजाओं ने इनको समर्थन ही नहीं दिया। आप चलेंगे भू राजस्व। नहीं, उसका रीजन तो ये भी था कि जो उसका कमांडर मराठा का बनाया गया था वो खुद घमंडी था, उसको लगता था हम जीत ही जाएंगे, इसलिए उत्तर भारत के हाँ, किसी वो तो राजा को थे अपने ही। आप में नहीं मिलाया। विश्वास राव जो थे वो तो थे ही, वो काफी अधिक महत्वाकांक्षी थे। लीडरशिप की हाँ कमी हाँ। थी उनके अंदर, लेकिन बहुत सारे उसमें राजाओं का उसमें उत्तर समर्थन भारत न के जो मिलने भी के राजा कारण, थे किसी से वो बातचीत नहीं किए। चौथ सदस्यमुखी भी एक कारण था, जो कि बहुत सारे राजाओं ने इनको समर्थन ही नहीं दिया, क्योंकि संबंध ही अच्छे नहीं रहे थे शुरू से, तो क्यों आपको युद्ध में समर्थन देगा। ठीक है, अब 1670, या इनका नाम ध्यान में रखिएगा, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्नाजी दत्तो। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनका नाम क्या है? अन्नाजी दत्तो। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने क्यों बोला कि 1677 में अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में समूचे मराठा प्रदेश की जमीन का सर्वेक्षण करवाया गया, और उसके आधार पर लगान की राशि निर्धारित की गई। तो लगान की राशि अनुमान के आधार पर निर्धारित नहीं की गई थी, समूचे मराठा प्रदेश का क्या किया गया? भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। ठीक है, और किनके नेतृत्व में करवाया गया? अन्नाजी दत्तो। तत्व। ठीक है, दत्त- नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिवाजी ने मलिक अंबर की लगान व्यवस्था को आधार बनाया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, शिवाजी ने किसकी लगान व्यवस्था को आधार बनाया था? मलिक अंबर। ठीक है, चावर इस समय की भूमि की सबसे बड़ी इकाई थी। ठीक है, शिवाजी के समय भूमि की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या था? चावर। क्या नाम बताएं? चावर। ठीक है,
पहली भूमि का उपज का 2/5 हिस्सा, दूसरी से 1/2 हिस्सा तथा तीसरी से नाम मात्र का लगान वसूला जाता था। अरे पहली भूमि मतलब कई तरह के भूमि में बटा गया था, तो पहली भूमि से लगान हिस्सा कितना था? 2/5, दूसरी 2/5 से 1/2 तथा तीसरी से 2 नाम मात्र का लगान वसूला जाता था। ठीक है, देशमुखी और ठीक है मिरासदारों पर नियंत्रण लगाने के लिए शिवाजी को सफलता मिली। मिरासदार वो होते थे जिनका जमीन वंशागुनत अधिकार होता था। मिरासदार के जमीन क्या होता था? उनके जमीन पे उनका वंशागुनत अधिकार होता था। शिवाजी ने कुल भूमि का उपज का 33 से लेकर 40% तक लगान के रूप में वसूला, अप्रोक्स 1/3 से ज्यादा ही, ठीक है, 1/3 से ज्यादा। ठीक है, गांव में लगानों के वसूली के कार्य किसका था? पटेल के था, जो कि गांव के प्रमुख भी पटेल। होते थे। मिरास पट्टी या फिर सिंहासन पट्टी नामक कर शिवाजी के समय में देसाई और देशमुख को देना पड़ता है। मतलब मिरास पट्टी और सिंहासन पट्टी क्या है? ये एक कर है, एक प्रकार का क्या है? ये टैक्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलेंगे, शिवाजी का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। ये संभाजी नगर, अभी किसी नगर का नाम बदल कर रखा गया। किस नगर का नाम बदल कर संभाजी नगर रखा गया है? औरंगाबाद। 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 फिर क्या रख दिया गया? संभाजी नगर रख दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में 80 से लेकर 89 तक ये रहते हैं। मराठा सरदार शिवाजी के दूसरे पुत्र, मराठा सरदार शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति बनाना चाहते थे, किंतु संभाजी अपने शक्ति प्रदर्शन द्वारा छत्रपति बनने में सफल रहे। ठीक है, ये दूसरा पुत्र जो थे राजा राम, उनको छत्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन बनते कौन है? संभाजी। ठीक है, अध्याय में संभाजी ने, ठीक है, सिंहासन में बैठने का अपने एक प्रिय मित्र कवि कलश को अपना उत्तर सलाहकार नियुक्त किया था। तो कवि कलश का नाम बार बार आएगा, इनका नाम याद रखिए। कवि कलश कौन थे? तो संभाजी के क्या थे? एडवाइजर थे। ठीक है, सलाहकार थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर 1681 में संभाजी के शरण में आया और 6 वर्षों तक महाराष्ट्र में रुका रहा। ठीक है, यह अकबर द्वितीय जो था ना, अकबर क्या नाम है इसका, सॉरी, शहजादा अकबर जो था, अकबर शहजादा, इसी का पीछे करते करते औरंगजेब जो होता है दक्षिण में आता है, दक्षिण में आता है, दक्षिण में ही वो फंसा हुआ रह जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब का विद्रोही पुत्र का नाम क्या था? शहजादा अकबर 1681 में संभाजी के शरण में आया और 6 वर्षों तक महाराष्ट्र में रुका हुआ रहा। ठीक है, 1686-87 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्यों को कुचलने के बाद औरंगजेब ने संभाजी की शक्ति को कुचलने के लिए सिंगमेश्वर की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, औरंगजेब की इन शर्तों के बदले खफी खान के अनुसार संभाजी ने औरंगजेब को उनकी बेटी मांग ली। ठीक है, संभाजी ने औरंगजेब से उसकी बेटी मांग ली थी। ठीक है, इन शर्तों, खफी खान, खफी खान जो है इतिहासकार है। ठीक है, खफी खान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इनका कभी कभी कोट वगैरह एक दो है ना, काफी अच्छा है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो बताइए किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो औरंगजेब ने इन शर्तों के बदले खफी खान के अनुसार संभाजी से औरंगजेब की उसकी बेटी मांग ली। संभाजी द्वारा पहली बार अपने पिता की तरफ प्रबल दृढ़ता का परिचय दिया गया। ठीक है, जस्ट लाइक शिवाजी। ठीक है, एक लड़ाई होता है। ठीक है, 16 मार्च 1989 को, ठीक है, भीमा नदी के किनारे कोरे गांव में संभाजी का सिर धड़ से अलग करके पूर्व औरंगजेब के आदेश पर उनकी जुबान और हाथ पर काट दिए गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एक जगह भी है भीमा कोरे गांव, कुछ दिन पहले जगह चर्चा में था क्योंकि वहां पे दंगा हो गया था। ठीक है, अब कहानी सुनाऊंगा, रीजन क्या है। भीमा कोरे गांव जो कि दलितों की बस्ती में एक बार क्या हुआ था, दंगा हो गया था। कुछ महाराष्ट्र के लोग जो थे, ऊंची जाति के लोग, वहां पे जाके हमला वगैरह किया। रीजन क्या था? वो लोग एक समारोह मना रहे थे। समारोह क्या मना रहे थे? तो मराठा सेना को ब्रिटिश सेना के द्वारा भीमा कोरे गांव में हराया गया था, तो उसका वो लोग जश्न मनाते थे। ठीक है, तो वहां पे लोगों, वो तो ब्रिटिश सेना का जीत का लक्ष्य नहीं बना रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए लड़ा था, अपने जीत की लक्ष्य बना रहे थे। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, दंगा फसाद जैसी स्थिति हो गई, तो भीमा कोरेगांव। ठीक है, तो भीमा नदी के किनारे है, गांव का नाम है कोरेगांव, तो भीमा कोरेगांव गांव को कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर शिवाजी के कहने पे संभाजी को सिर धड़ से अलग करके पूर्व औरंगजेब के आदेश पे उसकी जुबान और हाथ पर काट दिए गए 1689 में। ठीक है, नीचे है जिस निडरता से संभाजी की मौत का वर्णन किया गया, वो मराठों के लिए एकीकृत किया और उनके हृदय को मजबूत करने के साथ साथ अपने राजा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है, यही रीजन था, सब मराठा अब जो थे हमेशा मुगल का मतलब पतन का कारण बनेंगे। ठीक है, मराठा ही जो थे मुगलों के पतन के कारण बने। संभाजी का प्रत्याशित मृत्यु कर मराठा सरदारों ने शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम को मतलब क्या किया, सिंहासन के गद्दी पे बैठाया। ठीक है, तो पहले संभाजी है, फिर मतलब कौन बने, राजा राम आए। ठीक है, संभाजी की विधवा यशुबाई ने अपने पुत्र साहू के लिए सिंहासन का दावा करने से बेहतर राजा राम का समर्थन करना समझा। साहू जो थे काफी कम उम्र के थे, बाद में मुगल के कैद में भी चले जाते। साहू, साहू का नाम याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
कायदे के साथ क्या होना चाहिए? कायदे के साथ मतलब अगर देखा जाए तो पिता के बाद उसका पुत्र शासक बनता है, तो संभाजी के बाद मतलब साहू को शासक बनना चाहिए, लेकिन साहू का उम्र कम था, इसलिए राजा राम को शासक बना दिया गया। ठीक है, बाद में साहू को कैद कर लिया जाएगा, और साहू बाद में साहू, आप देखिएगा फिर राजा राम का भी पुत्र हो जाएगा, इधर साहू हो गए जो कि संभाजी का पुत्र है। अब इनमें क्या हो जाएगा ना, आगे चल के उत्तराधिकारी के लिए फिर मतलब मराठों के बीच में क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे संभाजी दो के सीट बन जाएगी, सतारा का कोल्हापुर की। हाँ, यही साहू को नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। संभाजी की मृत्यु के बाद मुगल सैनिकों ने तत्कालीन मराठा राज्य की राजधानी रायगढ़ पे मतलब घेरा डाल दिया। ऐसी स्थिति में रानी येसुबाई की सलाह पर राजा राम को विशालगढ़ के सुरक्षित किले में रहना पड़ा। येसुबाई कौन थी? तो संभाजी के पत्नी थी, और मतलब साहू की माँ थी। ठीक है, संभाजी की विधवा तब कहाँ पे विधवा चले थी। गए? हाँ, क्योंकि रायगढ़ को, तो हाँ। रायगढ़ जो राजधानी हुआ करता था उसको मतलब क्या किया, मुगलों के द्वारा उसको घेर लिया गया। तो उसके बाद मतलब सत्ता कहाँ पे चली गई? ठीक है, विशालगढ़ के विशालगढ़। सुरक्षित किले में रहना पड़ा। 13 नवंबर 1689 को रायगढ़ के मुगलों के अधिकार में जाने के बाद यशुबाई उनके शिशुपुत्र साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। साहू कब तक? 1707 तक मुगलों के कैद में रहेगा। ठीक है, अभी अभी 1689 में अरेस्ट हुआ ना, जब तक तो औरंगजेब जीवित रहेगा। 1707 जब तक औरंगजेब तक जीवित रहेगा, औरंगजेब तक, तब तक ये मुगलों के कैद में रहेंगे। ठीक है, वो भी कौन कौन? यशुबाई और उनके पुत्र, मतलब संभाजी के पत्नी और दोनों पुत्र। इन्हें औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक मुगल के कैद में रहना पड़ा। ठीक है, राजा राम ने जिंजी को अपना मुख्यालय बनाया और अपने सहयोगी रामचंद्र पंत, ठीक है, प्रहलाद नीरज, पारस राय त्र्यंबक, शंकर जी नारायण, संत जी घोरपड़े, इंपॉर्टेंट नाम है संत जी घोरपड़े। ठीक है, जनवी यादव सहित औरंगजेब की महाराष्ट्र पे अधिकार की करने की योजना को निष्फल कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिंजी पर मुगलों के कब्जे के बाद राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर मुगलों को जन प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्यवश जब मराठा स्वतंत्रता संग्राम एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा तो उसी समय 12 मार्च 1700 ईस्वी को राजा राम की मृत्यु हो गई। ठीक है, आप देखिएगा, आप यहाँ पे मराठा के अंदर ही मतलब क्या हो जाएगा, कलह उत्पन्न होगा कि राजा राम की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इधर मतलब क्या हो गया, साहू जी भी मतलब काफी बड़े हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ताराबाई का रोल निकल कर आएगा। ठीक है, चलेंगे अब यहाँ पे 1700 ईस्वी में। ठीक है, अब आ जाएगी ताराबाई। ठीक है, ताराबाई कौन थी? तो राजा राम की पत्नी। ठीक है, राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। ठीक है, और मतलब वहां पे साहू की मतलब क्या हो गई, चाची हो गई ये। राजा राम के मृत्यु कर उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा राज्य सिंहासन पर बैठा और स्वयं उसकी प्रशासिका मतलब रेजेंट बन गई। ठीक है, अब ताराबाई की बात करेंगे तो मराठा इतिहास में, ठीक है, महिलाओं में इनका बड़ा सम्मान है। भारत की प्रमुख मतलब महिलाओं में अगर गिनती की जाए, ठीक है, मध्यकालीन महिलाओं में, तो ताराबाई का नाम आता है। ठीक है, तो ताराबाई जो मराठा राजवंश की सर्वाधिक योग्य महिला थी, कि महान नेतृत्व में दिन प्रतिदिन मुगलों के विरुद्ध युद्ध का विस्तार होता रहा, अब मराठों की शक्ति वृद्धि हो गई। लेकिन इसी बार मतलब क्या था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आजम शाह मराठों की एक संधि के तहत साहू और उसकी मां को मुगल कैद से आजाद कर दिया। ठीक है, आजम शाह का और क्या नाम था इसका? एक और भी कुछ नाम था ना? बहादुर शाह। यही अकबर है क्या उसका? अकबर जो नहीं था। नहीं, अकबरिया नहीं है। इसका नाम कुछ और है। ठीक है, शहजादा आजम भी कहते हैं, इसका एक और भी कोई लोकप्रिय नाम है, भूल रहा हूँ। ठीक है, गूगल कीजिए मौसम है मिल क्या जाएगा। उसका नाम? मौसम। मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम ही इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, 1760 तक में जेल में कौन थे? यसूबाई जेल में थे। ठीक है, और साथ में कौन थे? साहू थे। साहू अब जेल से निकला, और साहू जब जेल से निकलेगा तो सबसे पहले क्लेम क्या करेगा, अपने पिता की गद्दी को क्लेम करेगा। तो भाई साहब, संभाजी जिस समय हुआ था उस समय शासक हमको बनना चाहिए था, लेकिन उनके भाई को शासक बनने दी, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब तो मुझे गद्दी दे दो। ठीक है, लेकिन ताराबाई क्या कहेगी? ताराबाई कहेगी नहीं से मेरा पुत्र जो है शिवाजी द्वितीय जो है वही मतलब गद्दी पे बैठेगा। महाराष्ट्र पर पहुंच के, ठीक है, साहू 1707 में खेरा की लड़ाई में ताराबाई को पराजित करके मराठों के छत्रपति बना दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, पालखेला की लड़ाई जो 1707 में जो है, इसमें सबसे जो भूमिका जो निभाएगा वो कौन निभाएगा? क्या नाम? पहले मतलब इनका पेशवा का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था उनका? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अब जब यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में जैसे ही मतलब इनका आगमन हुआ, साहू का आगमन हुआ, था सभी लोगों ने, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को भेजा से जाके देखो, तो मतलब इतने वर्षों तक मुगलों के कैद में रहा, मतलब मराठा वाला कुछ बचा हुआ है कि सब कुछ मुगलिया चीज को अपना लिया? तो जब बालाजी विश्वनाथ जब जाते हैं इनसे मिलने, बालाजी प्रथम
कहते हैं कि विश्वनाथ बालाजी प्रथम होंगे सर, ठीक है। आज बालाजी विश्वनाथ ही थे सर, बालाजी विश्वनाथ होंगे, ठीक है। तो मिलने जब साहू से मिलने जाते हैं तो बोलते हैं यार ये तो पहले से भी मतलब ये तो शिवाजी जैसे ही, ये भी बहुत ही बड़ा देशभक्त है, हम लोग से ज्यादा देशभक्त है। और ये उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं, साहू से काफी अधिक प्रभावित हो जाते हैं। और पलखेला की लड़ाई में जो पेशवाओं का साथ जो होता है किसे मिलता है, साहू को मिलता है। और यहाँ पे मतलब क्या होती है, ताराबाई पराजित हो जाती है। युद्ध के पराजित होने तक ताराबाई ने कोल्हापुर से अपना प्रतिरोध मतलब मृत्यु पर्यंत मतलब जारी रखा, ठीक है। हालांकि आगे चल के इनका पुत्र भी रखेगा, लेकिन बाद में दोनों भाई में मतलब क्या हो जाता है, संधि हो जाता है आगे चलते, ठीक है। चले, पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का उत्कर्ष। पेशवाओं का शक्ति का उत्थान साहू एवं राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य में चल रहे युद्ध के दौरान हुआ, ठीक है। वही बालाजी विश्वनाथ की बात करेंगे, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने किसे मतलब सपोर्ट किया था, किसे सपोर्ट किया था, साहू को। किसे सपोर्ट किया, साहू को सपोर्ट किया। यही वजह था से ताराबाई को मतलब वो पराजित कर पाए, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण था, उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया। बालाजी की सेवाओं से प्रसन्न होकर 1713 ईस्वी में साहू ने उसे पेशवा या फिर मुख्य प्रधान नियुक्त कर दिया, ठीक है। पेशवा जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो पहला पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। इन्हीं का पुत्र कौन होंगे, जिनके बाजीराव। ऊपर मस्तानी वाला जो फिल्म जो बना हुआ है नहीं, ठीक है, बाजीराव मस्तानी जिसको कहते हैं, इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है। तब बालाजी विश्वनाथ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मुगलों के साथ मराठों के मध्य एक अस्थायी समझौते व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था थी, ठीक है। इसको मतलब मराठों का एक तरह से वो क्या बोलते हैं उसको, ये बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाता है। बहुत सारा क्षेत्र जो था मतलब, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने मतलब क्या किया, मुगलों का क्षेत्र होता मराठों का अधीन ला दिया था। ये बहुत बड़ी मतलब, इसको किसी इतिहास ने कुछ कमेंट भी किया है, मे भी इसमें लिखा होगा, दिया भी होगा, ठीक है। मराठोों के मुगलों के प्रतिनिधि 1716 की ईस्वी के बाद में परिवर्तन आया। फरवरी 1719 में बालाजी ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से एक संधि के मुख्य शर्तों के अनुसार, सैयद हुसैन कौन थे, वही हुसैन बंधु, जो कि मतलब क्या बोलते सैयद हुसैन, और कौन हुसैन थे, इनको किंग मेकर या फिर क्या बोलते थे उनको, निर्माता। हम्म, लेप निर्माता कहते तो वही थे, ठीक है। ध्यान में सैयद हुसैन, ठीक है। आई थिंक इसमें फारूक सियर आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो मराठों और मुगलों के प्रति नीति 1716 के बाद से परिवर्तन आया, क्योंकि यहाँ पे मुगल जो थे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि उनके यहाँ शासक ठीक नहीं मिला। और यहाँ पे आप देखिएगा तो शुरू में 2-3 पेशवा जो होते थे काफी अधिक मजबूत होते, क्योंकि सत्ता मुख्यतः आप क्या कौन चलाएगा, पेशवा चलाएगा। छत्रपति मतलब बस एक सत्ता का केंद्र बन के रह रहेंगे, सब कुछ कौन चलाएगा, पेशवा। स्वराज क्षेत्र पर राजस्व अधिकार की मान्यता दे दी गई, ठीक है, मुगलों के द्वारा। दक्कन के 6 मुगल सूबों तथा मैसूर, तिरुचिरापल्ली, तंजौर में चौथ एवं सदस्यों की वसूल करने के लिए अधिकार को मान्यता दी गई, ठीक है। सब मराठा को दिया जाए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना की बात करेंगे, बरार हो गया, ठीक है, खानदेश हो गया, हैदराबाद में, कर्नाटक में हाल ही में मराठों द्वारा जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया तो उन पर मराठों के अधिकार को मान्यता दी गई, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मराठों के हित में क्या एक घोषणा हुआ था, बोल रहा हूँ मराठों के लिए। फर्रुखसियर ने क्या दे दिया था ब्रिटिश को, ब्रिटिश को क्या दे दिया था फर्रुखसियर ने, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। इसको भी आई थिंक मराठा का मैग्ना कार्टा शायद इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के बीच संधि का मुख्य कारण फर्रुखसियर को गद्दी से हटाना था। फर्रुखसियर पहला शासक जो था, फर्रुखसियर वाज द फर्स्ट किंग, वो मतलब किसकी सहायता से बना था, नृप निर्माता सैयद हुसैन और मतलब हुसैन बंधु की सहायता से बना था, ठीक है। तो 1719 में संधि हुई। इस संधि में सबसे बड़ा रीजन क्या था ना, मतलब फर्रुखसियर को मतलब गद्दी से मतलब क्या करना था, हटाना था, ठीक है। 1719 में बालाजी विश्वनाथ मराठों की एक सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने बादशाह फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधु की मदद की और मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रत्यक्षतः देखा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ध्यान में रखेंगे, अब मुगल साम्राज्य जो था, मतलब मुगल साम्राज्य का जो शासक जो था, वो मतलब नाम मात्र का बन जाएगा, ठीक है। जिस सैयद बंधु ने बनाया उसी ने मतलब फर्रुखसियर को हटा दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक्चुअली में फर्रुखसियर को पता चल गया था कि सैयद बंधु जो है सब उनका कहानी समाप्त करने वाला है, तो फर्रुखसियर नीचे ही नीचे मतलब क्या, इस सैयद बंधु को निपटाने का काम निकाल लिया था, ठीक है। निपटाने का काम मतलब तैयार कर दिया था, मतलब फर्रुखसियर मतलब चाह रहा था मतलब सैयद बंधु को हटवा दे रास्ता से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उल्टे मतलब क्या हुआ, सैयद बंधु इन चीजों को भाप गया, अब मराठों के साथ संधि किया, फर्रुखसियर को ही मतलब हटा दिया, ठीक है। मैं यही कह रहा था, यहाँ पे लाइनें लिखा हुआ।
इतिहासकार रिचर्ड टेम्पर ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। ठीक है, यही मैं कह रहा था, मुझे याद आ रहा था सर, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1714 दिखा रहा है हमको। कहाँ दिखाया है? 1719 सही है। ठीक है, 1714 पे गूगल पे। नहीं गूगल तो छोड़ दीजिए। 14 ठीक संधि है, करेगा तो फिर 19 में क्यों मारेगा उसको? तो जब संधि करेगा तभी उल्टा देगा, 5 साल वेट ठीक थोड़ा है, ना करेगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, रिचर्ड टेम्पल जो था उसने इसको क्या बोला, ये संधि जो होता है दोनों के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अब यहाँ पे संधि को समझिए, संधि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ, फारुखसियर किसके समर्थन से मतलब शासक बना था? पहला शासक था जो कि सैयद बंधु की सहायता से बना। ठीक है, फारुखसियर जो था मतलब बोला से जाके तुम संधि करो, किसके साथ करो? मराठा के साथ करो। और संधि करने के लिए किसे भेजा? सैयद हुसैन को भेजा। सैयद हुसैन आया संधि करने के लिए, कि संधि में लेकिन ज्यादा एज किसे दे दिया? मराठा को संधि में। इस तरह की संधि होनी नहीं चाहिए अगर मुगल एम्पायर के नजरिए से अगर देखा जाए तो। ज्यादा एज किसे दिया? मराठा को दे दिया, क्योंकि सैयद हुसैन को कहीं ना कहीं से पता चल गया था कि मैंने फारुखसियर को बनाया, लेकिन फारुखसियर मुझे ही मतलब क्या करता है, रास्ते से निपटाना चाहता। ठीक है, संधि तो हुआ, प्रशासनिक चीजों को लेकर संधि हुआ, लेकिन एक गुप्त संधि क्या होगा, इसे किसी भी तरह से मराठा को सत्ता से, सॉरी, किसी भी तरह से फारुखसियर को सत्ता से हटाना है। ठीक है, और ऐसे समर्थन में कौन कर, सैयद हुसैन की सहायता कौन करेगा? तो मराठा करेगा। ठीक है, उसको मराठा सेना गई, सैयद हुसैन ऑलरेडी दिल्ली में था, दिल्ली में जाकर फारुखसियर को हटा दिया। ठीक है, सत्ता मतलब किसके अधीन आ गई? सैयद हुसैन के। लेकिन सैयद हुसैन कभी भी डायरेक्ट शासक नहीं बनेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, हमेशा अपने पपेट को मतलब क्या करेंगे, कौन क्या करेंगे, पपेट को हमेशा क्या करेंगे, बनेंगे, मतलब शासक बना रहे। लेकिन बाद में इनकी ये सारा पपेट गिरी कौन निकाल रहा है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह जो शासक बनता है, तो वो तो था थोड़ा गधा टाइप का आदमी, लेकिन उसने दो काम किया, उसके दो सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे आदमी थे। एक शहादत खान, जो कि अवध का मतलब अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। एक मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान को बोला सर तुम जाके साउथ को संभालो। अब मुर्शिद कुली खान जो मुर्शीद था, कुली जिसमें किन खान तो किली, बंगाल चला गया। नहीं सॉरी सॉरी, अरे यही था, किन किलिच अवध खान, किन हैदराबाद का किलिच, निजाम था। किन किलिच। ठीक है, किल कुलिस खान, हाँ। किन किलिच खान को बोला, तो किन किलिच ने वहां पे जाके अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया हैदराबाद में। तो किन किलिच के राज्य को इसने मान्यता दे दी। ठीक है, इनको मान्यता दे दिया। बाद में जब पता चला सही मोहम्मद शाह को ये सैयद बंधु हमको भी नहीं छोड़ने वाला है, तो सैयद बंधु को मारने का प्लान बनाया। इसने सहायता किसने की? किन किलिच खान की सहायता से इसने, मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु को निपटा दिया। ये भस्मासुर था, पहले ये राजा बनाता था फिर उसको निपटा देता था। कौन? सैयद बंधु। किंग मेकर था, आप, इसके अनुसार नहीं होता था, मरवा देता हाँ, था। हाँ बिल्कुल, मरवा, पहले बनाता था बाद में उसको मरवा देता था। ठीक है, तो फारुखसियर को बनाया था, लेकिन फारुखसियर थोड़ा ज्यादा तेज निकला। उसने सोचा बन तो हम गए, आप इसी को निपटा देते हैं, लेकिन उसने मराठा के साथ संधि करके इसे ही इसी को निपटा दिया। निपटा क्या नाम दिया। था? फारुखसियर को निपटा गया। ठीक है, तो रिचर्ड टेम्पल साहब से संधि जो हुई थी, मराठा और मुगलों के बीच में संधि हुई थी, जो कि चैट सदुष्मुखी वसूलने का बहुत सारा अधिकार दे दिया गया था। इस संधि के बारे में लोग बोलते थे, मराठों का मतलब क्या था? मराठा साम्राज्य का मैग्ना काटा था। ठीक है, अब चलेंगे बाजीराव प्रथम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो बाजीराव प्रथम, जो कि मस्तानी नामक, ठीक है, मस्तानी नामक महिला के साथ प्रेम के लिए जाने जाते, जैसा कि बंसाली ने दिखाया है। ठीक है, हालांकि और भी इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण काम था उसको कम दिखा है, प्रेम प्रसंग को ज्यादा दिखा दिया। ठीक है, राजा छत्रसाल की पुत्री थी। आप बोलेंगे राजा छत्रसाल जो थे एक हिंदू राजा थे, राजपूत थे, तो उनकी पुत्री मस्तानी कैसे हो गई? ठीक है, तो राजा छत्रसाल के बहुत सारे अवैध संबंध थे, तो उन्हीं अवैध संबंध में से एक महिला, एक मुस्लिम महिला से, ठीक है, इनका मस्तानी का जन्म हुआ था। ठीक है, हालांकि वो राजा छत्रसाल की ही पुत्री कही जाती थी। ठीक है, आप चलेंगे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात साहू उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया, और इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद मतलब क्या होगा? पैतृक हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? पेशवा का पद पैतृक हो। कब से पेशवा का पद पैतृक हो गया? तो बाजीराव प्रथम के समय से पेशवा का पद मतलब क्या हो गया? पैतृक हो गया। ठीक है, समझिए इसको, मराठा थोड़ा समझना थोड़ा टफ होता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, आप इसको समझ भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बालाजी प्रथम के समय, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी प्रथम, फिर बालाजी द्वितीय आएगा। ठीक है, तो बालाजी प्रथम के समय से ये इन्होंने अपने जीवन में 17-18 लड़ाई लड़ाई, एक भी लड़ाई ये हारे नहीं अपने जीवन में। ठीक है, समझ रहा है ना, एक भी लड़ाई ये नहीं हारे थे। ठीक है, और जब आपने मूवी जब देखा होगा तो सबसे पहले देखिएगा इनको बोला जाता है ऐसे, मतलब एक तीर चला और उसको पंख जो रखा जाता है उस पर, मतलब उसने मूवी में देखा ना आपने, उसमें बोला है निशाना हाँ। लगाने के लिए। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधि के घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा हमें जर्जर ब्रिज के तने पे आक्रमण करना चाहिए, सखाए तो स्वयं ही गिर जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने मतलब वहां पे भी कहता है
ठीक है, मूवी में सबसे पहले दिखाता तो उसे बोलता है, देख, वो बोलता है अरे मतलब पेड़ तो लगा हुआ ही है, तो बोला नहीं, आप ध्यान से देखिए, मैंने जड़ पे मारा है, और वो जड़ जो है सो मतलब क्या है, मुगल साम्राज्य का जड़ है, ठीक है, वो जो शाखा जो है सो उसका दिल्ली है, मूवी में भी दिखा है, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट था, हमें इस जर्जर ब्रिज, मतलब जर्जर ब्रिज किसके बारे में कहा, तो मुगल जो है सब जर्जर ब्रिज हो गया, ठीक है, हमें इसको तने पे आक्रमण करना चाहिए, इसकी जो ब्रांचेज जो है, शाखा जो है खुद ब खुद मतलब क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। निजाम उल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत करके मराठों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी और चौथ देने से इनकार कर दिया। यही हैदराबाद का शासक था जिसने हैदराबाद राज्य को स्थापित किया था 1724 में, ठीक है। परिणाम स्वरूप 1788 में बाजीराव ने निजामुल को पालखेरा के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। कौन सी लड़ाई हुई थी, पालखेला की लड़ाई, ठीक है। कब हुई थी पालखेला की लड़ाई, एक खेरा है, एक पालखेरा है। खेरा की बात करेंगे ताराबाई संभाजी उत्तराधिकार वाला 1707 में, साहू ये जी वाला। पालखेरा है, ठीक है। हाँ, उत्तराधिकारी वाला लड़ाई जो है से खेरा है, ठीक है, ये पालखेरा है, ठीक है, ये पालखेरा 1728 वाला में। अब देखेंगे, युद्ध में पराजित होने पर निजाम उल संधि के लिए बात हुआ 6 मार्च 1928 को, दोनों के बीच मुंशी सिव गांव की संधि हुई। ये पूछा जाता मुंशी सिव गांव की संधि कब हुई, तो 1728 में होती है। किसके किसके बीच में होती है मुंशी सिव गांव की संधि, मुल्क और पेशवा बाजीराव। बिल्कुल, निजाम उल बाजीराव प्रथम के बीच में, ठीक है, पानी के पीछे। ध्यान में रखना है, ठीक है। निजाम ने मराठों को 14 सदस्यमुखी देना स्वीकार कर लिया। इस संधि में डक्कर में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, ठीक है। इस संधि से साहू को मराठों के एकमात्र नेता के रूप में मान्यता देने आदि सभी शर्तें मंजूर की गई, किंतु उसने संभाजी को साहू को सौंपने से इनकार कर दिया। संधि में साहू को मराठों का एकमात्र नेता होने के रूप में मान्यता मिली, किंतु संभाजी को साहू को सौंपने से इनकार कर दिया। छोड़िए, सस्पिशियस ही लाइन लग रहा है, ठीक है। आप चलेंगे 1731 में दभोई के युद्ध में बाजीराव ने त्र्यंबक राव को पराजित करके सारे प्रतिद्वंदियों को अंत कर दिया, ठीक है। तब त्र्यंबक राव जो था बाजीराव का प्रतिद्वंदी था, इसको पराजित करके, ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे। त्र्यंबक राव कौन था पता है, त्र्यंबक राव ये मूवी में दिखाया हुआ है, ठीक है। जब बाजीराव को जो छत्रपति जब नियुक्त किया जाता है, तो देखिएगा एक व्यक्ति उनका विरोध करता है, ठीक है। सर तो वही त्र्यंबक राव है, ठीक है। बाजीराव को बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी था, अपने आप को छत्रपति, अपने आप को मतलब पेशवा बनना चाहता था, ठीक है। हाँ, तो वही जो था, ठीक है, वो वही त्र्यंबक राव है, ठीक है। नाम भी लिया हुआ है आपने, अगर आपको याद आया होगा तो, ठीक है। तो उसको मतलब दभोई के युद्ध में पराजित करता है 1731 में, और इस तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त करने था, ठीक है। ये संभाजी, वही तो कंफ्यूज हो गया, संभाजी द्वितीय होगा, ठीक है, संभाजी सेकेंड होगा ये, ठीक है। 1731 में वारणा की संधि द्वारा संभाजी द्वितीय ने साहू जी का ऋणता मतलब क्या कर ली, स्वीकार कर लिया, ठीक है। संभाजी द्वितीय कौन था, वही संभाजी का पुत्र जो था। नहीं, राजा राम का पुत्र था संभाजी द्वितीय, ठीक है। शिवाजी का मतलब क्या था, भाई था। शिवाजी बाद में साथ शिवाजी द्वितीय के साथ मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो संभाजी द्वितीय जो था ताराबाई का पुत्र था, ये ताराबाई का पुत्र, ठीक है, ताराबाई का पुत्र संभाजी द्वितीय, और साहू के बीच में दोनों क्या होगा, कजन ब्रदर हो गए ना। तो संभाजी द्वितीय ने मतलब साहू के अधीनता स्वीकार कर लिया वारणा के संधि के साथ। इस तरह से आप देखेंगे तो साहू जो होगा क्या होगा, छत्रपति बने। कोई खाना बना रहा है क्या अगल बगल में, खांसी हो गई, ठीक नहीं हो रहा, पानी इतना पीने 3 के कप लिए सिरप पी गया फिर मतलब। आप चलेंगे 1737 में मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, परंतु इस बार भी बाजीराव ने उसे अधिक योग्य सेनापति सिद्ध हुआ और उसने निजाम को भोपाल के पास युद्ध में पराजित किया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, निजाम पराजित ही नहीं किया, साथ में निजाम से यह भी स्वीकार कर लेता है सब दिल्ली पे जब आक्रमण करेंगे तो आप मतलब दक्षिण में क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली पे आक्रमण किया, पीछे पीछे हमको आक्रमण कर दीजिए, ठीक है। भोपाल के युद्ध के परिणाम स्वरूप 1738 में दुरई सराय की संधि हुई। इस युद्ध की शर्तें पूर्णतः मराठों के अनुकूल थी, ठीक है। निजाम ने संपूर्ण मालवा का प्रदेश तथा नर्मदा से चंबल के इलाके पूरी सत्ता मतलब मराठे को सौंप दी, ठीक है। तो दुरई सराय की संधि कब हुई थी, तो 1738 में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब 1739 में बेसिन की विजय,
1739 में बेसिन की विजय बाजीराव की महान सैन्य कुशलता एवं सूझबूझ का प्रतीक था। इस युद्ध में बाजीराव ने पुर्तगालियों के आवाज नहीं आ रही। हेलो। आ रहा है। तो सालसीट बेसिन का विजय कब किया था बाजीराव ने? 1739 में, ठीक है। ये यूरोपीय शक्ति के खिलाफ ये मराठों की महानतम विजय थी, ठीक है। 1739 में सालिसिट और बेसिन को मतलब छीन लिया गया था यूरोपीय शक्ति के द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंतोगता उनको मुख्य भूमि से निकाल करके बाहर कर दिया। सिद्धि जो पहले निजाम शाह था, बाद में आदिल शाह के राज्य में सैनिक अधिकारी थे। 1770 के बाद वो मुगलों की सेवा में आ गए थे, ठीक है। ध्यान में रखो, 1670 के बाद मुगलों की सेवा में आ गए थे, ठीक है। तो 1733 में इनका एक और अभियान होता है जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ, ठीक है। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा के रूप में सम्मेलन किया जाता है, ठीक है। इनको लड़ाकू पेशवा के नाम से किनको जानते हैं? बाजीराव प्रथम को, ठीक है। क्या नाम है इनका? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथ में ध्यान में रखिएगा, सैनिक पेशवा तथा शक्ति के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक जो थे यही थे, ठीक है। शिवाजी था गुरिल्ला युद्ध के मतलब जनक माने जाते हैं शिवाजी, ठीक है। और ध्यान में रखिए उसके बाद मतलब बाजीराव प्रथम का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ में मतलब क्या थे जिनको लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं, ठीक है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा, यद्यपि बालाजी बाजीराव ने इसे खत्म कर दिया, ठीक है। 1732 में बाजीराव ने इकरारनामा तैयार किया जिसमें होलकर, सिंधिया, आनंदराव तथा तुकोजी पवार आदि के हिस्सों की व्याख्या की गई। इस समझौते में मालवा में भावी 4 मराठा रियासतों की आधारशिला रखी थी। ये हमेशा मराठा के अधीन ही रहे, होलकर, सिंधिया, आनंदराव। ध्यान में रखेंगे आगे चल के भी ये रहते, लेकिन बाद में जाके अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग संधि की जाती है, इन सबको बांट दिया जाता है, ठीक है। आप चलेंगे उनका पुत्र जो था बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहब पेशवा के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बाजीराव की मृत्यु का उनका पुत्र, ठीक है, बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहब के नाम से जानते हो, पेशवा बन गया। वो अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसका भी मूवी में दिखाया एक छोटा सा बालक जो रहता है, अब देखे होंगे मूवी में, उसमें इसका दिखाया हुआ है, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, इनकी हिंदू पत्नी से था, हिंदू पत्नी से ही उत्पन्न हुए थे, ठीक है। इनका नाम क्या था? बाजीराव, ठीक है। तो बाजीराव बालाजी के नाम से इनको जानते थे, नाना साहब के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। उसकी मुख्य दुर्बलता मराठा सरदारों ने अपने अधीन बनाए रखने और उन्हें प्रशासनिक सहयोग बनाए रखने में असफल रहने की थी। इतिहासकार सरदेसाई के शब्दों में बालाजी बाजीराव की प्रशासनिक योग्यता की सबसे बड़ी विशेषता अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने, राज्य की आय के साधनों को बढ़ाने तथा उन साधनों में राज्य के हित में अत्यधिक प्रयोग करने से थी। मतलब ये बहुत अच्छे मतलब सैनिक तो नहीं थे, लेकिन इनका प्रशासन ठीक ठाक था, ठीक है। 1741 में मुगल बादशाह ने एक संधि करके मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधता प्रदान कर दी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, पानीपत की युद्ध तक आज कंप्लीट करेंगे। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच संघोला की संधि हुई, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। संघोला की संधि कब हुई? 1750 में होती है संघोला की संधि। इसमें मतलब मध्यस्थता कौन करता है? तो रघुजी भोसले। किनके किसके बीच होता है? राजा राम तथा पेशवा के बीच, ठीक है। ध्यान रखिए, राजा राम तथा पेशवा के बीच में संघोला की संधि होती है, ठीक है। इस राजा राम तथा पेशवा के बीच में संघोला की संधि होता है ना, ये संधि जो था पूरी तरीके पेशवा के पक्ष में था। इसके बाद छत्रपति का नाम मतलब क्या रह जाता है? नाम मात्र का रह जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछेगा किस संधि के बाद, ठीक है, छत्रपति का पद जो नाम मात्र के रह गया सम्मुख है, ठीक है, संपूर्ण मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति जो था किसके पास आ गया? पेशवा के पास आ गया। तो कौन सी संधि? संगोला की संधि, ठीक है। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र का राजा रह गया। मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन हो गया? पेशवा हो गया, जो कि वंशानुगत था, ठीक है। मराठा राजनीति का केंद्र अब क्या हो गया? पूना हो गया, ठीक है। पूना में एक महल था जिसका नाम था शनिवार बारा। क्या नाम था उसका यार? शनिवार बारा की कुछ नाम, हाँ, शनिवार बारा जो था वही जो था इनका सेंटर था, ठीक है। साहू ने बनवाया गया था, हाँ बिल्कुल, वो पेशवा के रहने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। कौन सा पेशवा बनाया गया था? वही बालाजी प्रथम जो थे ना, उनके रहने के लिए बनाया गया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, साहू ने पेशवा को सैन्य में प्रशासनिक दोनों ही विजयों में सर्वोच्चता प्रदान की गई। पेशवाई को बालाजी बाजीराव के वंशानुगत बना दिया गया। ताराबाई ने पेशवा को उखाड़ फेंकने तथा राजा राम पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया।
फिर राजा राम ने सतारा के किले में बंदी बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1752 में पेशवा ने मुगल बादशाह से एक संधि की, उसके द्वारा मुगल बादशाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। ठीक है, मतलब संपूर्ण भारत में मराठा जो थे चौथ वसूल सकते थे, और उसके बदले में मराठों को अवसर पड़ने पर मुगल बादशाह को मतलब सहायता देने का वादा भी किया गया। ठीक है, इस संधि के अगर बात करें, इस संधि को अगर डायरेक्टली रूप से नहीं, इनडायरेक्टली रूप से अगर देखेंगे तो इस संधि को मराठे प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की राजनीति से संबंधित हो गए और मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पे बन गई, मतलब दिल्ली जो थी अब इनके सहारे आ गई। ठीक है, और 1754 में मराठे रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे और मतलब वजीर गयासुद्दीन की सहायता करते उन्होंने अहमद शाह की सियासत सटा का आलमगीर द्वितीय का मतलब क्या बना दिया, मुगल बादशाह बना दिया। कब? 1754 ईस्वी में। ठीक है, क्या नाम था इनका? रघुनाथ राव। ठीक है, विश्वास राव, रघुनाथ राव, आगे चल के फिर से पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। बाजीराव तथा बालाजी बाजीराव की नीति के एक अंतर यह था कि बाजीराव को उत्तर की राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी, जबकि बालाजी बाजीराव की दक्कन की राजनीति में विशेष रूप से रुचि रखता था। ठीक है, एक संधि होता है झलकी की संधि, जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है, किसके बीच में होता है? मराठे और निजाम के बीच में होता है झलकी की संधि। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1752 में होता है झलकी की संधि। ठीक है, जिसमें से बरार का आधा क्षेत्र जो था मराठों को दे दिया गया था। ठीक है, तो झलकी की संधि कब हुई? झलकी की संधि 1750। संघोला की संधि कब हुई? संघाला को संधि 150। 1750 में। ठीक है, तो संघोला है, झलकी है, इसे एग्जाम में खूब पूछता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब पानीपत का युद्ध की बात करेंगे, 14 जनवरी 1761 को हुआ। ठीक है, 14-15 जनवरी, 14 जनवरी ही बहुत ज्यादा आंसर लेता है। ठीक है, अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध का मुख्य दो कारणों का परिणाम रहा। प्रथम, नादिर शाह की बहुत ही अहमद शाह अब्दाली की भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठे हिंदू पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पे अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। तो रूहेला सदर नजीबुद्दौला तथा अवध के नवाब सिजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि वो मराठा सरदारों के साथ हार चुके थे। ठीक है, ये नवाब सिजाउद्दौला जो था शुरू में मराठों का साथ देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो था नहीं, क्या नाम है इसका, ये जो पानीपत का जो अहमद शाह अब्दाली जो था, इसको क्या मतलब शब्द देता है, तुम धर्म का रक्षा करो। ठीक है, तुम एज ए मतलब इस्लाम, एज ए मुस्लिम, मतलब क्या आपको तुमको मुस्लिम को सपोर्ट करना है, धर्म का वास्ता देके इसको अपने फेवर में सिजाउद्दौला को मिला लेता है। लेकिन सिजाउद्दौला एक तरह से गद्दारी किया था, क्योंकि मराठों को साथ देने के लिए शुरू में मतलब तैयार हो गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया, तो सिजाउद्दौला और नजीबुद्दौला। किनका माइक खटखट 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 कर रहा है? ठीक है, तो नजीबुद्दौला और सिजाउद्दौला दोनों का नाम याद रखिए, किसने किसको सपोर्ट किया, तो ध्यान में रखना है किसे सपोर्ट किया, तो इसने ठीक है अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी के नाम से भी जानते हैं, मतलब होता है युग का मोती। ठीक है, अफगानिस्तान में इनको बड़ा सम्मान प्राप्त है। ठीक है, भारत हम लोग जिस भी नजरिए से देखें, लेकिन अफगानिस्तान का वास्तुकार माना जाता है, जिसने अफगानिस्तान का नक्शा को तैयार किया, अफगानिस्तान को एकीकृत किया। तो जिसे हम लोग शिवाजी को जिसे कितना सम्मान के साथ याद करते हैं, उसी तरह से अफगानिस्तान में ठीक है अहमद शाह अब्दाली को भी याद किया जाता है। ठीक है, इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव था। ठीक है, विश्वा आपने यहाँ पे आप पानीपत जो मूवी जो दिखाएगा उसमें देखिएगा 16 साल का एक लड़का रहता है, 15-16 साल का लड़का रहता है, इसका नाम क्या रहता है? विश्वास राव। तो सैनिक नेतृत्व कौन कर रहा था? विश्वास राव नहीं कर रहा था, सदाशिव भाव कर रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन नेता जो था युद्ध का नेता बनाकर इन्हीं को भेजा गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे, क्या मिलेगा? ठीक है, पानीपत के लड़ाई में, पानीपत के मैदान में, ठीक है 14 जनवरी 1761 को मराठों ने आक्रमण आरंभ किया। मल्हार होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला। ठीक है, मल्हार होलकर युद्ध के बीच में ही मतलब क्या होता है? भाग जाता है। ठीक है, मराठा फौज पूरी तरह से उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिव राव, ठीक है ध्यान में रखेंगे, तुकोजी सिंधिया और अन्य अनगिनत मराठा। हम कहना चाह रहे हैं कि इतिहास का लाइन थोड़ा सा यह है, मल्हार होलकर युद्ध में भाग नहीं निकला, जब स्थिति पलट गई, मतभेद हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? महिलाएं हाँ, जो भी महिलाएं बच्चे हैं आप अपने मतलब नेतृत्व में लेकर निकल जाइए, क्योंकि युद्ध का निर्णय कुछ और होने वाला है, तो इसको भाग जो निकला भी नहीं हो लिखा जा ठीक है। सकता। दो तरह की इसमें चीजें देखिए, ये तो सबसे पहले सेना तो साथ में थी, इनके पास एक महिला और एक में देखेंगे धर्म तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए बहुत बड़ा जट्ठा भी इनके साथ था। ठीक है,
समझ रहे हैं ना, मतलब सेना के साथ बहुत बड़ा जत्था भी साथ में था, ठीक है, कुछ महिलाएं भी साथ में थी, ठीक है। मल्हार राव होलकर से कुछ विवाद होता है, युद्ध भूमि से वापस चले जाते हैं, ठीक है, आपने मूवी में भी दिखाया है, ऐसे ही मल्हार होलकर से कुछ विवाद होता है, किस मुद्दे को लेकर सर विवाद होता है, किसी कोई मुद्दा को लेकर विवाद होता है, एक बड़ा सा सेना जो होता है इनसे अलग हो जाता है, ठीक है। और वो लगभग आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग 28,000 सैनिक जो होते हैं मारे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस युद्ध को आंखों देखकर हाल जो व्यक्त किया था उनका नाम था काशीराज पंडित। क्या नाम था? काशीराज पंडित। काशीराज पंडित। जिसे 1857 के युद्ध के बारे में कहते हैं ना, किसने आंखों देखा हाल व्यक्त किया, क्या नाम था? 1961 के बारे में 1857। अरे 1857 के क्रांति के आंखों देखा हाल किसने व्यक्त किया था? कौन समय के समकालीन इतिहासकार था, क्या नाम था उनका, जो शायर वगैरह खूब करते थे? वो गाजी शायद गज तक मिर्जा गालिब था। गालिब। मिर्जा गालिब था, ठीक है। मिर्जा उसी तरह यहाँ गालिब। पे थे काशीराम पंडित, ठीक है। काशीराम पंडित का एक स्टेटमेंट में मैं हूबहू आपको बता देता हूँ। काशीराम पंडित ने, ठीक है, कूट भाषा में प्रयोग करते हुए पेशवा को लिखा था, ठीक है, दो मोती विलीन हो गए। क्या हो गए? दो मोती विलीन हो गए। दो मोती कौन कौन है यहाँ पे? तो एक सदाशिव राव और दूसरा विश्वास सदाशिव राव, स्वास्थ्य। राव ठीक है। भाऊ और विश्वास राव। हाँ, विश्वास, दो मोती विलन हो गए। 22 मोहरे लुप्त हो गए। 22 मोहरा कौन कौन है? 22 मराठे सरदार थे, ठीक है, ध्यान रखो, वो लुप्त हो गए, ठीक है। तथा चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती, मतलब 28,000 जो सैनिक जो थे, चांदी और तांबे से उनका मतलब अनुमान किया, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा भाई साहब दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई, तथा चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान में, काशीराज पंडित ने कूट संदेश में ये बात कही थी। इस बात को मतलब इस बात को कोट कौन करते हैं? ये बात जो लिखा गया, इसको कोट करते सरदेसाई ने लिखा है, ठीक है। तो पानीपत के ऊपर किताब जो है सरदेसाई जी का किताब है, इतिहासकार है, उन्होंने मतलब काशीराज पंडित की इस बात को, लेटर को, इस खत को अपने पुस्तक में लिखा है, ठीक है। जैन सरकार मतलब मराठों पे इतिहास लिखते हैं, पूरा नाम इनका जादूनाथ सरकार, सॉरी यदुनाथ जदुनाथ या फिर सरकार जादूनाथ इनका जो भी नाम है। होगा, ये मराठों के अपना इतिहास लिखते हैं, ठीक है। एक कर्नल टॉड भी है, ठीक है, वो भी मराठों का इतिहास लिखते हैं, कर्नल टॉड जादूनाथ कर्नल टॉड तो ज्यादातर इतिहास राजस्थान का लिखे हैं। हाँ ठीक है, वो भी मतलब वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है, मराठों के बारे में, ठीक है। जादूनाथ सरकार का यार नाम याद रखिएगा, और एक इनका भी नाम, क्या नाम है, सरदेसाई जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तीनों ने लिखा है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार न होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी न खोआ, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था। मतलब इतना ये भयंकर लड़ाई था, और लड़ाई का परिणाम क्या निकला? क्या निकला? मराठा सैनिक, एक तो मराठा सत्ता तो समाप्त हो गया, लेकिन अंतिमतः, ठीक है, क्या होगा ये? इस लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि भारत पर शासन कौन करेगा ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कौन नहीं भारत पे करेगा ये कौन क्लियर नहीं हो गया। करेगा, ठीक है, मतलब कहते हैं ना, मराठों ने, ठीक है, मराठों ने अटक से कटक तक साम्राज्य विस्तारित तो कर लिया, लेकिन कभी भी भारत के वास्तविक वास्तविक शासक नहीं बन पाए, ठीक है। और पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय कर दिया से भारत पे शासन कौन करेगा, ये तो नहीं, भारत पे शासन कौन नहीं करेगा ये मतलब तय हो गया, ठीक है। मतलब भारत पे मराठे जो थे शासन उधर नहीं करेंगे, अंग्रेज ठीक है। अब उधर अंग्रेज समझ गए कि अब तो हरा ही सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब चलेंगे माधवराव प्रथम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार तथा बालाजी के आकस्मिक मृत्यु। अब ये न्यूज जब सुनते पेशवा जो थे बालाजी, तो ये मतलब क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं उनको, कुपित होकर ही, मतलब दुख से ही, मतलब इनका कुछ ही दिन के बाद उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और ऑलरेडी तो मतलब उनका बेटा जो था, क्या नाम था उनका, विश्वास राव था ना, वो तो मारा हम्म। ही गया। तो छोटा बेटा जो था माधवराव प्रथम जो था वो पेशवा बना, ठीक है। नया पेशवा केवल 17 वर्षीय अल्पवयस्क था, तथा पेशवा परिवार का सबसे बड़े जिम्मेदार सदस्य उनके चाचा रघुनाथ राव को उनका रिजेंट बनाया गया, ठीक है। अब चाचा के साथ इसका मतभेद होगा, रघुनाथ राय ने उसकी हत्या सद करवा देती है, ठीक है। किंतु इस काल में पेशवा तथा उनके चाचा के बीच में मतलब क्या होता है, गंभीर मतभेद हो गया, जिसके कारण दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब उसने 1763 में निजाम को पराजित किया, ठीक है। हाँ, 1771 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली को पराजित किया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तथा नजराना देने के लिए बाध्य किया। रूहेलों को हराकर तथा राजपूत राज्यों और जाटों को अधीन लाकर उत्तर भारत में अपने अधिकार को फिर से मतलब दावा किया, ठीक है। कौन था, क्या नाम था इनका, मतलब उनके बाद कौन आएगा, पानीपत के युद्ध के बाद कौन मराठा मतलब पेशवा बनेगा, तब माधवराव प्रथम, ठीक है। इनके समय में एक संधि होती है, राक्षस भुवन की संधि होती है, ठीक है, निजाम के बीच में हुआ। कौन 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 था? 1763 में संधि होती है, राक्षस भुवन की संधि, माधवराव प्रथम तथा निजाम के बीच में होता है, ठीक है। इस संधि का मराठा इतिहास में इसलिए महत्व है क्योंकि इस संधि में मराठों तथा निजाम के संबंधों में ठहराव हो गया। उसके बाद 1763 के निजाम से मतलब क्या होता है ना, मराठा
उलझते नहीं है, ठीक है। तो राक्षस भुवन की संधि कब हुई थी? 1763 में हुई थी। पेरिस की संधि भी 1763 में हुई थी, जो कि हम लोग आगे चल के मॉडर्न में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1763 में कौन सी संधि हुई? राक्षस भुवन की राक्षस संधि। भुवन की संधि, ठीक है। संधि हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो सप्तवर्षीय युद्ध में, ठीक है। 1771 ये मराठा कर्नाटक सराद, युद्ध, कर्नाटक युद्ध का प्रभाव पड़ा। बिल्कुल 1771 में मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी से पुनः स्थापित किया। अब उनका पेंशन भोगी बन गया। 1771 में आप देखिए, 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है ना, तो वहां पे जो मुगल बादशाह जो रहता है शाह आलम, ठीक है, शाह आलम, तो उसको तो गद्दी से छोड़ दिया जाता है, 26 लाख पेंशन दे दिया जाता है, बोलता है तुम मुगल गद्दी पे नहीं बैठोगे। तो दोबारा फिर से दिल्ली का शासक बनता है, किसके हेल्प से बनता है? महाजी सिंधिया के हेल्प से बनता है, ठीक है, समझ गए। नवंबर 1772 माधवराव के अकाल क्षय रोग से मतलब मृत्यु हो गई तथा मराठा राज्य पुनः मतलब क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? पुनः मतलब संकट में आ गया, ठीक है। उसके बाद माधव राव नारायण, इसकी हत्या शायद करवा देता है सर। 1760 में पेशवा नारायण राव की हत्या के परिषद के उसके पुत्र माधव नारायण को पेशवा बनाया गया। तो 1774 पेशवा नारायण राव की हत्या, नारायण राव की हत्या होती है, परिषद ने उसके पुत्र माधव नारायण को पेशवा बनाया, ठीक है, ध्यान रखें, माधव नारायण को पेशवा बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे ना पेशवा जो था ना काउंसिल की तहत चलेगा, कि रेजिडेंसी के गठन किया गया, और वास्तविक सत्ता जो था इन्हीं के अधीन रहेगा। इसका जो हेड है नाना फडणवीस थे, जिनको मराठों का मैकियावेली कहते हैं। क्या बोलते हैं? मराठों का मैकियावेली के नाम से नाना फडणवीस को जाना जाता है। मतलब एक परिषद था, क्योंकि कोई भी मतलब प्रमुख शासक नहीं मिल रहे थे, सबके सब बालक आ रहा था, बच्चा आ रहा था, तो संभालेगा कौन? ठीक है, मराठा अचानक साम्राज्य कि को कौन संभालेगा? पेशवा भी सब बच्चा था, तो उसके लिए। हाँ पेशवा भी। हाँ। हाँ तो वहां पे मतलब क्या किया गया ना, जो भी बुजुर्ग थे, जो भी मतलब बुजुर्ग थे, समझदार थे, सबने मतलब एक कमेटी टाइप के बना दिया, कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया, जो कि मतलब क्या करते थे, सत्ता पे मतलब नजर रखते। इसको हेड करने वाले थे नाना फडणवीस, ठीक है, जिनको मराठों का मैकियावेली कहा गया था, ठीक है। माधव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम आंगल मराठा युद्ध होता है। और उसके बाद आएगा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, इनके बाद कौन आएगा? बाजीराव द्वितीय, जो कि 1818 तक रहेगा। आप देखिएगा इनके समय कुछ कुछ चीज होता है, ठीक है। माधव नारायण की मृत्यु के पश्चात राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवे बना। वह एक अकुशल शासक था, इसने ही मतलब मराठों को डुबा दिया, ठीक है। जिसने अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए अधिकारी से मतभेद प्रारंभ किया। इसने मराठा का बंधुत्व पर गहरा धक्का लगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1802 में बेसिन की संधि की तरह सहायक संधि स्वीकार कर लेने के लिए मराठा अधिकारियों का मतभेद प्रारंभ होगा। सिंधिया तथा भोसले ने संधि का कड़ा विरोध किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो था बाजीराव द्वितीय था, इस बेसिन की संधि की थी। अब बेसिन की संधि करने के लिए अंग्रेजों के शरण में ये चला गया था, ठीक है। तो कौन था, ध्यान में रखिएगा, बेसिन की संधि करने वाला बाजीराव द्वितीय, ठीक है। इसके समय में मतलब क्या होगा, सारे मराठे में मतलब क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सबके साथ इसने झगड़ा लगा दिया, ठीक है। और जब बेसिन की संधि जब होती है, तो सिंधिया और भोसले ने बोला से भाई साहब तुम बेसिन की संधि किस आधार पर कर ले, हम भी तो तुम्हारे साथ हैं, हमसे तो पूछना चाहिए। इसी वजह से सिंधिया और भोसले सब जो थे इनसे अलग हो गए मराठों से, ठीक है। और यहीं से मतलब क्या होता, मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया बाजीराव द्वितीय से। अब बाजीराव द्वितीय के ही पुत्र जो थे, ठीक है, इसी के दत्तक पुत्र तो कौन थे? नाना साहेब, जो कि आपको 1857 की क्रांति में डायरेक्ट आपको दिखेंगे आगे चल के, ठीक है। 1857 की क्रांति में ही बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, क्योंकि बाजीराव द्वितीय को मतलब निर्वासित जीवन जीने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? बेठूर भेज दिया गया था, जो कि कानपुर में पड़ता था, ठीक है। और बाद में जब इनके पुत्र का जब पेंशन जब बंद कर दिया गया, तो इन्होंने 1857 की क्रांति को कानपुर से लीड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मराठा शक्ति का क्या होगा? पतन होगा, ठीक है। मराठा प्रशासन की नींव ढीठ नहीं थी, इस महान और विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। शिवाजी के पश्चात मराठा जो था पतनोन्मुखी होते गए। मराठा साम्राज्य में राजनीतिक एकता का अभाव था, क्योंकि मराठा सरदार ने अपने क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी की स्वतंत्रता प्राप्त की और केंद्रीय प्रशासन के प्रति वे वफादार नहीं थे, बल्कि ईर्ष्या रखते थे। मराठा साम्राज्य नागपुर, बड़ौदा, ग्वालियर और इंदौर जैसे छोटे छोटे राज्य थे, जो नाम मात्र के पेशवा के शासन के अधीन थे। उनमें अनुशासन का सर्वथा अभाव था, वो एक दूसरे के कमजोरियों का लाभ उठाते थे। ये सारे के सारे रीजन क्या है? पतन के रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मराठे सरदार चौथा सदस्यमुखी के जबरन वसूला करते थे, ठीक है, जिसने अनेक राजपूत सरदार मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देते रहे। सेना का संचालन दोषपूर्ण था। पहाड़ों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, ठीक है, मैदानों में मतलब क्या रही? असफल रही, ठीक है, क्योंकि इनको कहाँ लड़ने का ज्यादा इनका हैबिचुअल था? पहाड़ों में, ठीक है। लेकिन मैदान में सही से लड़ नहीं पाते थे। जो मैदानी सेना था वो पहाड़ में नहीं लड़ पाएगा, लेकिन लड़ाई कहाँ पे हुई? पानीपत की लड़ाई का खुले मैदान में हुई, ठीक है। जबकि इनको गुरिल्ला युद्ध पद्धति का ज्यादा विशेष ज्ञान था।
मराठों की समुद्री सेना भी निर्बल थी, ठीक है, और अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती थी, ठीक है। अब तीन तरह के आपको अंगल मराठा युद्ध हुए, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें सालाबाई की संधि होती है 1782 में, 75 से लेकर 82 तक चला। दूसरा बात करेंगे 1803 से लेकर, इसमें ये बसिन की संधि टूटने की वजह से, ठीक है, 1803 में फिर से लड़ाई होगा। और तीसरा वाला जो था 1717 से लेकर 1800 चला, 1718 में आप देखोगे तो मराठा शक्ति मतलब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब मराठा शक्ति को समाप्त करके मराठा साम्राज्य को एक तरह से 1818 में समाप्त कर दिया जाता है। इनको बेठूर भेज दिया जाता है रहने के लिए, जो कि बेठूर कहाँ पे पड़ता है, कानपुर में पड़ता है, ठीक है। तो तीन लड़ाई हुआ, कब से कहते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बता दीजिए, 1775 से लेके 82 से। दूसरा कब से कब तक, 1718 ठीक है, 1800, हाँ, ये इसमें बहुत सारा संधि होगा, इसमें 4-5 संधि है, आई थिंक 3 या 4 संधि होंगे, उसको हमको याद करना है, ठीक है। और ये तीसरा वाला कब से कब होगा, 70 से लेकर 18 तक, 1718 सॉरी 1870 से लेकर 1818 तक। 1818 में क्या होगा, तो मराठा साम्राज्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब लॉर्ड देखेंगे हेस्टिंग्स होता है उससे। अब देखेंगे प्रथम अंगल मराठा युद्ध। प्रथम अंगल मराठा युद्ध प्रथम दौर के कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षी थे। देखिए अगर ब्रिटिश अगर किसी से डरते थे ना, तो मराठा से बहुत डरते थे। ब्रिटिश को साफ हिदायत दिया हुआ था तो मराठों से डायरेक्ट नहीं वसूल, डायरेक्ट मतलब नहीं, मतलब उलझ लेना। लेकिन बाजीराव द्वितीय जब अंग्रेजों के शरण में जब आते हैं, बसिंग और सालसेट को मतलब उनको गिफ्ट कर देते हैं, तो इन लोगों को लगता है अब ऊँट जो है सो पहाड़ के नीचे आया, ठीक है। तब जाके ब्रिटिश जो थे खूब मजा लेंगे, ठीक है। तो जब क्लाइव भी के सामने मराठा से लड़ाई हुआ ना, जब होलकर लड़ रहा था तो सिंधिया साथ नहीं दिया, जब गायकवाड़ लड़ रहा है तो होलकर साथ नहीं दिया, ऐसे ऐसे करके लड़ाई हुआ। ये कभी एक साथ चारों मिलकर नहीं लड़े उससे। अगर सब मिलकर लड़ते मराठों तो में, अंग्रेज हार ही हाँ, जाता। एकता की कमी जो थी मराठों में सबसे ज्यादा थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, आपसी झगड़ा था, अंग्रेजी की महत्वाकांक्षी थी। क्लाइव के सामने कंपनी महाराज में द्वैत शासन स्थापित करना चाहती थी। रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई। इसी संधि के फलस्वरूप प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। अंग्रेज तथा महाजी सिंधिया के बीच सालाभाई की संधि, प्रथम अंगल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी, महाजी सिंधिया थी। मराठा में आप देखोगे ना, दो व्यक्ति का बड़ा योगदान था। ये अंतिम अंतिम तक ये दोनों व्यक्ति ने संभालने का कोशिश किया। शुरू में कौन थे, जिनको मराठा का मैकियावेली कहते थे, जिनका नाम क्या था, मराठा मैकियावेली, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, और दूसरा महाजी सिंधिया। दोनों मराठा सरदार थे, लेकिन जब इनकी जब मृत्यु होती है ना, तो फिर मतलब मराठा को कोई संभाल नहीं पाता। तो ये सूरत की संधि से शुरू हुआ। रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बारे सूरत की संधि से शुरू होता है, और सालाबाई की संधि से 1782 में क्या होता है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध की बात करें, इसमें फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फडणवीस की मृत्यु हो रहा, महाराजा साम्राज्य के लिए काली रात माना जाता है। पूना के मुख्यमंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों के झगड़े करवाए और षड्यंत्र रचे, ठीक है। पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। देखा ना, ये इंपॉर्टेंट है। और पेशवा ने जसवंत राव होलकर की भाग जो था बिट्ठू जी की हत्या की। होलकर क्या थे, होलकर जो थे मराठों के अधीन आते थे। होलकर पूरा सेना लेकर मराठा पे मतलब आक्रमण करने के लिए पहुंच गया, ठीक है। तब ये जब बाजीराव द्वितीय था, भाग के कहाँ चला गया, अंग्रेजों के शरण में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दिया। होलकर ने पूना पे आक्रमण कर सिंधिया एवं पेशवा की सेना को पराजित करके पूना पे अधिकार कर लिया। मतलब समझ रहे, मामूली मतलब होलकर जो था, एक मराठा सरदार जो था, वो मतलब पेशवा को पराजित कर दे रहा है, ठीक है। और इसी को देखते हुए बाजीराव द्वितीय भाग के बसिन में चला गया, और बसिन में जाकर अंग्रेजों के शरण में चला गया 1802 में। अब बसिन में जाकर अंग्रेजों से संधि कर लेता, जिसको बसिन के संधि के नाम से जानते थे। ये सबसे बड़ी प्रमुख घटना थी, जो कि मराठा जो था, ठीक है, मतलब मराठों के ऊपर कलंक माना जाता है बाजीराव द्वितीय को, ठीक है। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की गद्दी पे बैठा दिया, ठीक है, और खुद भाग के कहाँ चले, अंग्रेजों के शरण में चले गए। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसिन में शरण ली और अंग्रेजों के शरण में बसिन की संधि की। संधि के अनुसार क्या थे, देखिए कितनी अपमानजनक संधि थी। पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय अंग्रेज, ठीक है, भारतीयों की सेना में पूना में रखना मतलब स्वीकार कर लिया। मतलब समझ रहे हैं, 1802 मतलब एक तरह से क्या हो गया, ये कौन सा संधि हो गया, जिसमें मतलब रेजिडेंट को रखा जाता था, मतलब राज्य के अंतर्गत सहायक संधि, ठीक है। पेशवा ने सूरत की पेशवा ने सूरत नगर को कंपनी को दे दिया, ठीक है, जो कि शिवाजी ने कब से 1664 1670 में सूरत को लूट कर रखा था। बहुत बड़ा वहां से राजस्व आता था। पेशवा ने सूरत को किसे दे दिया, कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार को छोड़ दिया।
तो आपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए, समझ रहे हैं? जिसमें वैसे भी सहायक संधि में क्या होता था, विदेशी मामले कंपनी के अधीन हो जाता था, राज्य में एक रेजिडेंट को रखना पड़ता था। क्या होता था उसके बाद, मतलब रेजिडेंट जो होता था सारे महत्वपूर्ण मामले को ले रखता था। शासक जो होता था किसी विदेशी के साथ संधि नहीं कर सकते थे। शासक जो था किसी विदेशी को विड्यूट ब्रिटिश से परमिशन लिए अपने राज्य में नौकरी तक नहीं रख सकते थे। ठीक है। मराठों के लिए संधि की बात करें राष्ट्रीय अपमान के समान था, तब भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। गायकवाड़ तथा होलकर ने इस युद्ध से अलग रहे, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इंपोर्टेंट है। बेलेजली तथा लॉर्ड लेक ने मराठों के पराजित करके उनके संधि के लिए मतलब क्या किया, विवश किया। भोसले ने विवश होकर 1803 में अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 1803 में मुंशी देवगांव की संधि हुई, तो इंपोर्टेंट है। उसने कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी का भाग जो था अंग्रेजों को दे दिया। यहाँ से देखिए कितनी दुर्दशा होगी। उसके बाद 1803 में सिंधिया के साथ एक संधि होती है, इसको बोलते हैं सुरजी और जनगांव की संधि। कौन था? तो 1803 में, ठीक है, देवगांव की संधि किसके साथ होगा? देखिए सारे मराठा सरदार के साथ क्या करेगा, ये अलग अलग संधि करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 1803 में भोसले भोसले के साथ कौन सी संधि हुई? मुंशी देवगांव। ठीक है, सिंधिया के साथ 1803 में सुरजी अर्जन, और होलकर के साथ में किया गया कौन सी संधि? राजपुर हाट की संधि की जाती है। कौन सी? राजपुर घाट की संधि मतलब किसकी की? होलकर के साथ। ये तीनों संधि को आपको याद रखिए, होलकर के साथ, राजपुर घाट, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन, ठीक है, भोसले के साथ मुंशी देवगांव की संधि। ठीक है, ये सब संधि क्या है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर से बोल रहा हूं, मुंशी देवगांव की संधि भोसले के साथ, सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया के साथ, राजपुर घाट की संधि राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ। ये 1804 में होता, बाकी दोनों के दोनों संधि 1803 में होता। तृतीय अंगल मराठा, इसमें मराठा शक्ति पूरी तरीके से एक तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, तब दोनों दल के युद्ध कीजिए। पिंडारी कौन थे? पिंडारी के ऊपर आपने एक मूवी भी देखा होगा, कोई वीर फिल्म बना था, देखा था आप लोगों ने। ठीक है, तो पिंडारी जो थे मुस्लिम थे और ये मराठों के सैनिक के अधीन मतलब काम करते थे। लेकिन क्या होगा, मराठा सेना को समाप्त कर दिया गया, तो पिंडारी बेचारा बेरोजगार हो गए। तो इन्होंने बेरोजगार जब हो गया ना, तो इन्होंने मतलब क्या क्या लूटपाट करना शुरू कर दिया। तो लूटपाट तो कुछ करते थे, कुछ हिस्सा मतलब क्या करते थे, मराठे सरदार को भी देते थे। ठीक है, इस बात से मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मतलब कोशिश किया पिंडारी को दमन करने का। और जब पिंडारी का दमन जब इन्होंने किया ना, तो मराठा जो थे फिर से मतलब लड़ाई के लिए मतलब तैयार हो गया। तो इसी के बीच में मतलब क्या होता, फिर से मतलब तीसरा अंगल मराठा युद्ध मतलब क्या होता, शुरुआत हो जाता है। इस अभियान में हेस्टिंग्स ने नागपुर के राजा पेशवा तथा सिंधियों का अपमानजनक संधि करने पर बाध्य किया। विवश होकर पेशवा ने दायित्व का बंधन तोड़ते हुए एक अन्य प्रयत्न किया, किंतु असफल रहा। बाजीराव का पुणे का प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मतलब विलय करना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्या हो जाता है, कहानी मतलब समाप्त हो जाता है। अब इनको कहाँ भेज दिया जाएगा? निर्वासित जीवन जीने के लिए कहाँ भेजेगा? ठीक है, बेठूर भेज देगा, बेठूर भेज देगा, जो कि कानपुर में पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ संधि है जो कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, और इसी के साथ आपका मेडिवल भी आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कब होता है पुरंदर की संधि? सभी लोग बोलिए, दिल खोल के बोलिए, कब होता है? 1665 में होता है। किसके किसके बीच में होगा पुरंदर की संधि? तो मुगलों की ओर से जय सिंह शिवाजी। उसका सूरत की संधि कब होता है? 1775 में होता है। रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है सूरत की संधि। अब ध्यान में रखेंगे राक्षस भुवन की संधि कब होता है? तो माधव राव और निजाम के बीच में होता है, 1763 में होता है। बोले थे पेरिस के संधि से याद रखने के लिए। कंकापुर की संधि की बात करेंगे, माधव राव जी जनोजी के बीच में होता है, दोनों सरदार थे, 1769 में होता है। संघौला की संधि याद है, बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच में होता है, 1750 में होता है। ठीक है, ध्यान में संघौला के संधि के बाद, ठीक है, राजा राम जो थे, द्वितीय जो थे, राजा राम सेकेंड होंगे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी छोड़ दिया, मतलब ताराबाई के पुत्र थे। अब बालाजी बाजीराव जो थे पूरी तरीके से मतलब आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, राजा राम जो थे उन्होंने मतलब क्या किया यहाँ पे, मतलब इस संघौला के संधि में क्या हुआ, मराठा छत्रपति जो थे नाम मात्र के बने रहेंगे, ओरिजिनल शक्ति किसके पास आ गया? तो पेशवा के पास आ गया। झलकी की संधि बोले तो हैदराबाद के निजाम के साथ होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कब होता है झलकी की संधि? 52। अब 1776 में होता पुरंदर की संधि, दूसरा पुरंदर की संधि है। एक 1765 वाला पुरंदर की संधि होगा, सॉरी 1665 वाला, एक 1776 वाला। ये पेशवा माधव नारायण एवं अंग्रेज के बीच में होता है। बड़गांव की संधि कब होती है? ये भी पेशवा माधव नारायण एवं अंग्रेज के बीच में। तो 79 में। सालाबाई की संधि कब होती है? ये भी पेशवा माधव नारायण एवं अंग्रेज के बीच में होता है। ठीक है, 82 में। ठीक है, तो पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालाबाई की संधि, सब में पेशवा माधव नारायण और अंग्रेज ही होंगे। ठीक है, सालाबाई की संधि के साथ प्रथम अंगल मराठा युद्ध समाप्त हो जाती, जो कि 75 से लेकर 82 तक चली थी।
आप चलेंगे बसिन की संधि कौन होता है, जो कि बाजीराव द्वितीय करता है, जो कि बहुत ही अपमानजनक संधि थी। कब हुई बसिन की संधि? 1802 में, ठीक है। और देवगांव की संधि कब होती है? 1803 में, बरार एवं भोसले एवं अंग्रेज के बीच में। बरार के भोसले एवं अंग्रेज के बीच में कौन सी होती है? देवगांव की संधि होती है। सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच में कौन सी संधि होती है 1803 में? सूरजी सुरजी अर्जन अर्जन गांव गांव की की संधि। संधि होती है। 1804 में कौन सी संधि होती है? होलकर एवं तो थाना बरार का है लिखा है। कौन? बरार मुझको भोसले नहीं बना सकते। था, क्या बोलते हो, तो साउथ में था, देख लेंगे इसको, ठीक है। बराड़ जो था आपके यहाँ पे था। जब ये टूटता है ना विजयनगर, क्या बोलते हैं उसको यार, बहमनी साम्राज्य टूटता है तो उससे बराड़ बनता है, ठीक है। राजपुर घाट की संधि 1804 में होलकर एवं अंग्रेज के बीच में। हालांकि ये बराड़ भोसले का भी एक क्षेत्र था बराड़, ठीक है, इधर भी हो रहा होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। तो पूना की संधि कब होती है? 1870 में, बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। इसी के बाद क्या होता है, कहानी एकदम समाप्त हो जाती है। फिर ग्वालियर की संधि होती है, दौलत ऑफ इंडिया में अंग्रेज के बीच में होती है। 1800 में क्या होती है, होलकर एवं अंग्रेज के बीच में अंतिम रूप से संधि होता है, ठीक है। और इसी के तरीके से मराठा साम्राज्य क्या होता है, 1818 में समाप्त होता है, जो कि कभी 1674 में कह लीजिए, या फिर जो भी कहिए, शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था। इस तरीके से मराठा साम्राज्य का क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। इस संधि जो है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी भूला जाता है, खास करके तीनों गांव की संधि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर से ऊपर देवगांव, सुरजी अर्जन और राजपुर की संधि के नाम बता दीजिए तो। देवगांव वाला भोसले और अंग्रेज के साथ, और सूरजी राम सिंधिया और अंग्रेज के साथ। और अंग्रेज के साथ हुआ था। और सूरजी अर्जन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि 1804 में होलकर और अंग्रेज के बीच। नागपुर के अधीन ही बराड़ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने देख लिया। इस साम्राज्य का जब विघटन होता है तो बराड़ आपको तो जानते ही, जो कि मतलब पानी, जब यहाँ पे जब इस पे हमला किया गया किस पे, विजयनगर साम्राज्य पे, तो बराड़ था जो नहीं शामिल हुआ था, ठीक है, क्योंकि गोलकुंडा के साथ वैसे उसका विवाद चल सीट रहा था। अगर सीट अगर बोला जाता है तो भोसले की सीट नागपुर ही लिखा जाता है कि नागपुर में वो बैठता है। बराड़ के सिंधिया भोसले, उसके ग्वालियर में राजधानी आई बैठेगा, थिंक था, होलकर ठीक है, मैंने इधर अभी देखा है, बैठेगा, सही है, गायकवाड़ ठीक है। बड़ौदा में बरार बैठेगा। या साउथ इंडिया वाला बरार। इंडिया वाला बराड़ नहीं है, नागपुर वाला बराड़ है, ठीक है। तो हुआ था आपका, कौन सी संधि दो हुआ था? पुरंदर की संधि, एक 1665 में कब हुआ था? 1772 1776 में, ठीक है। जो राजपुर घाट की संधि 1804 में। 1804 होलकर और अंग्रेज। राजपुर घाट की संधि हुआ था, ठीक है। सालाबाई की संधि 1782 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में। ये सब नहीं पूछता है, पूछेगा कौन? राजपुर घाट, सुरजी अर्जन, देवगांव, बसिन 1802 है, सालाभाई पूछता है, पुरंदर पूछता है, झलकी पूछता है, शंगोला पूछता है, रांची भुवन की नहीं पूछा है, ठीक है, पुरंदर पूछता है, यही पूछता है, ठीक है। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने लिए 1802, 1803, 1803, 1804। बसिन जो था 1802 में, जो कि मतलब बाजीराव द्वितीय जो था अंग्रेजों के शरण में चला गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे यार। तो इसी के साथ आपका क्या हो गया, मेडिवल हिस्ट्री क्या होता है, समाप्त होता है। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आप लोग मॉडर्न बोलेंगे तो मॉडर्न, नहीं तो उधर तो चल ही रहा है, एनिसेंट चल ही रहा है, बिहार का एनिसेंट चल रहा है, बिहार का एनिसेंट नेशनल से भी मिलता जुलता है, तो इधर क्या करता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर देता हूँ कल से, ठीक है, क्लियर। तो नेशनल में मॉडर्न हिस्ट्री आपका शुरू हो जाएगा, बोलेंगे तो स्पेक्ट्रम ही शुरू कर दूंगा, ठीक है, जैसा इच्छा हो। स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो स्पेक्ट्रम, नहीं तो नोट्स बोलेंगे तो नोट्स पढ़ा देंगे, ठीक है, एज योर विश। डिसाइड कर लीजिए मॉडर्न में क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है कि नोट्स पढ़ना है।